Welcome students to the Sophia online class. Myself Rupesh Sharma. Today we are going to start the class of 12th standard. Basically so many chapters are there in the NCERT syllabus which you are going to follow. But today we are going to have a discussion regarding companies. Here you see that in the portion of company so many chapters are there, 7 to 8, 10 chapters are there which you will study in the further course of your higher studies. आपके कोर्स में फ़िलहाल जो 2 चैप्टर्स हैं उसमें एक चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स एंड सेकेंड वन इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और थोड़ा पोर्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है. वैसे 3 चैप्टर्स आर देयर इन योर सिलेबस रिगार्डिंग कंपनी, लेकिन बेसिकली ये 2 चैप्टर्स ही हैं. इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है केवल आपके सिलेबस में. टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स. बिफोर वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स यू मस्ट हैव बेसिक फंडामेंटल नॉलेज अबाउट कंपनी. थोड़ा बहुत कुछ आप कंपनी के बारे में बीओ में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी अपन एक शॉर्ट रिवीजन कंपनी के बारे में लेते हैं, उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं, फिर अपन आगे इशू ऑफ शेयर्स के टॉपिक पे आएंगे. व्हाट इज कंपनी? बेसिकली अ कंपनी वर्ड वाज बीइंग फाउंड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज. अर्लियर इन लैटिन अमेरिका जो छोटे मोटे लोग व्यापारी थे वो लोग बिजनेस करते थे. बिजनेस करने के साथ साथ वो वीकेंड पर साथ में डिनर या लंच करते थे. वहीं से ये कंपनी वर्ड निकला विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स जिसका बेसिक मीनिंग है टेकिंग डिनर या लंच टुगेदर. बट बेसिकली दिस इज नॉट द प्रेजेंट फॉर्म इन विच वी आर वॉचिंग द कंपनी. Company in the present form is an artificial person created by law having separate legal entity with a common seal, perpetual succession and is a democratic form of business. The present form of company which you see has these basic features. Again I am repeating you, in general way you can say a company is an artificial person created by law, is a separate legal entity, has a democratic form of management with a common seal and perpetual succession. Now the question arises, what is the meaning of these things? What we believe, what we derive the meaning from these all characteristics. These are basically the characteristics of the company, features of the company. First of all, we will make ourselves known the meaning of artificial person. What is an artificial person? Artificial person और separate legal entity को more or less similar माना जाता है. बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है, उतना वाइड आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. व्हाट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन इज अ पर्सन बीइंग क्रिएटेड बाय लॉ. कानून में कानून की पेचीदगियों से, कानून के इम्प्लीकेशन से, लॉ के इम्प्लीकेशन से जिस पर्सन का जन्म होता है, बर्थ होता है, दैट इज व्हाट नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन. अब ये भी थोड़ा टिपिकल है समझने के लिए, चलिए और इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ. आर्टिफिशियल पर्सन अपन उसको कह सकते हैं लिटरल वे में, अ पर्सन हु कैन सू एंड कैन बी सूड इन हिज ओन नेम. अ पर्सन हु कैन सू एंड कैन बी सूड. सू का मतलब केस करना, मुकदमा करना. एक आदमी जो खुद के नाम पर अपने अधिकारों के लिए मुकदमा कर सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा इंसान उस पर अपने अधिकारों के लिए उसके नाम पर केस कर सकता है, मुकदमा कर सकता है, इज बेसिकली नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन. एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देते हैं. सपोज आप अपने एक पेट एनिमल को, डॉगी को लेकर मार्केट में जा रहे हैं और उसने किसी थर्ड पर्सन को काट लिया, डॉगी ने. अब एक कॉमन सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं,
कि क्या उस डॉगी पे केस होगा या उसके मालिक पर केस होगा। अगर जिस थर्ड पर्सन को डॉगी ने काटा है वो थर्ड पर्सन अपने अधिकार के लिए डॉगी पे केस करेगा या डॉगी के मालिक पर केस करेगा। सिंपल सा आंसर इसका है कि डॉगी के मालिक पर केस करके उससे हर्जाना भुगता लिया रिकवर किया जा सकता है। डॉगी पे कोई केस नहीं होता जनरली। इसका मतलब डॉगी इज नॉट एन आर्टिफिशियल पर्सन। यहाँ पर डॉगी आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, डॉगी पर्सन नहीं है, क्योंकि उसके नाम पर केस नहीं किया जा सकता जनरली। वो लिविंग बीइंग है बट पर्सन नहीं है। लेकिन कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी के नाम पर मुकदमा किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल टाटा कंपनी में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कोई लोन दे रखा है उसे, डिवेंचर्स खरीद रखे हैं उसके, अब वो आपकी मनी को रिफंड ना करे या समय पे इंटरेस्ट न दे तो आप उस पर केस कर सकते हैं कंपनी पर। कंपनी के डायरेक्टर्स पर केस नहीं होगा, वो अलग तरीके से केस होगा। फिलहाल कंपनी के नाम पर केस होगा। और आपको एग्जाम्पल बता देते हैं आर्टिफिशियल पर्सन का। आप बहुत लंबे समय से स्कूल में पढ़ रहे हैं, 12th में आ गए, कुछ लोग इस स्कूल में पढ़ रहे हैं लगातार 10-15 साल से, कुछ लोग दूसरी स्कूल में थे अब इस स्कूल में आए कॉलेज में भी जाएंगे आप लोग। आपने अपने रिजल्ट्स को देखा होगा, मार्कशीट को। उस मार्कशीट पे जनरली प्रिंसिपल के सिग्नेचर होते हैं और सिग्नेचर तभी वैलिड होते हैं जब स्कूल की उस पर मोहर लगती है, स्कूल की सील लगती है। अनटिल द सील इज देयर इज नो वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल सिग्नेचर। जब तक स्कूल की सील नहीं लगेगी प्रिंसिपल के सिग्नेचर की भी कोई वैलिडिटी नहीं है। दैट मीन्स स्कूल इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। उसकी अपनी एक कॉमन सील है और वो लिविंग बीइंग नहीं है, इसलिए दूसरे की हेल्प से काम करती है। तो यही आर्टिफिशियल पर्सन की डेफिनेशन है। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए है इट कैन सू एंड कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम। कंपनी पर मुकदमा किया जा सकता है और कंपनी दूसरे के नाम पर मुकदमा कर सकती है। दूसरी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी? सेपरेट लीगल एंटिटी का यहाँ मतलब ये है कि कंपनी अपने नाम पर बैंक अकाउंट खोल सकती है, कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टीज़ परचेज कर सकती है, जिस तरह अपन परचेज कर सकते हैं अपने नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसी तरह कंपनी अपने नाम पर बैंक अकाउंट खोल सकती है, खुलवा सकती है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टीज़ खरीद सकती है। हाँ, उसको ऑपरेट करने के लिए उसको लिविंग बीइंग चाहिए, जिसको डायरेक्टर्स कहते हैं। वो अपन बाद में कभी देखेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी अपने आप में एक एंटिटी है पूरी। वो अपने अधिकारों के लिए अपनी संपत्ति अपने नाम पर खरीद सकती है, प्रॉपर्टीज़ अपने नेम्स पर परचेज कर सकती है और अपने बैंक अकाउंट या जो भी उसके लीगल राइट्स हैं उसको ऑपरेट करने के उसके पास अधिकार हैं। दैट इज़ व्हाई इट इज़ नोन एज सेपरेट लीगल एंटिटी। बट जनरली अपन आर्टिफिशियल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी को सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स मानते हैं, अलग अलग नहीं समझते हैं। फिर भी इसमें जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। तो अपन ये समझ लिया कि आर्टिफिशियल पर्सन किसको कहते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है परपेचुअल सक्सेशन। व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? सक्सेशन का मतलब होता है उत्तराधिकार और परपेचुअल का मतलब निरंतर। दैट मीन्स, लेकिन अगर कंबाइंड वे में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से पढ़ें, लीगल डिक्शनरी मीनिंग को छोड़ दें और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से समझें, तो परपेचुअल सक्सेशन मीन्स members come and members go but company exists forever। कंपनी लगातार चलती जाती है, मेंबर्स जुड़ते हैं, मेंबर्स छोड़ के कंपनी को चले जाते हैं, लेकिन कंपनी अपनी जगह पर टिकी रहती है। फॉर एग्जांपल, टाटा लिमिटेड कंपनी के शेयर्स आप आज खरीद लो, फिर कल बेच दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चले गए लेकिन कंपनी अपनी जगह पर है। शेयर्स लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। लोग टाटा कंपनी लगभग 1920 के आसपास, 1920 या 25 के आसपास स्टार्ट हुई थी, तब से चल रही। तब तक कितने लोग मर चुके हैं, अब तक उसके शेयर होल्डर मर चुके, उनके शेयर्स उसके बच्चों के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुके या उन्होंने अपने बेच दिए। दैट इज़ व्हाट नोन एज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कंपनी इज़ एन ऑन गोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड ऑन गोइंग ऑर्गेनाइजेशन टिल इट्स कम्स टू एन एंड बाई dissolution or which is known as wound up।
कंपनी लगातार चलती जाती है जब तक कि ये वुंड अप नहीं हो जाए। वुंड अप का मतलब उसका समापन नहीं हो जाए। एक टर्मिनोलॉजी है वुंड अप या डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन, ये तीन वर्ड सिमिलर हैं। जब तक कंपनी वुंड अप या लिक्विडेट या डिसॉल्व नहीं हो जाए तब तक कंपनी लगातार चलती जाती है। मेंबर्स आते हैं, जुड़ते हैं, चले जाते हैं। इसी को परपेचुअल सक्सेशन कहा जाता है। अंडरस्टूड? मीन्स इन शॉर्ट, कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स मेंबर्स। उसके मेंबर्स एग्जिस्ट करें या ना करें, लेकिन कंपनी एग्जिस्ट करती है जब तक कि वो वुंड अप ना हो जाए। ओके, सो मुझे लगता है कि आप लोग कुछ हद तक इसकी मीनिंग समझ चुके हो। फिर भी इसकी ज़्यादातर चीज़ें तो आप लोग ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज़ में सीख चुके हो। फिर भी अपन इस चैप्टर्स का एक फ्लैशबैक ले रहे हैं, तो अपन इसके बारे में और जान लें। कॉमन सील को बाद में समझेंगे। पहले अपन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट, जिसका दूसरा नाम सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट भी है। कुछ बुक्स में इसको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट के नाम से लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स को, बहुत सारी बुक में इसको सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट के नाम से है, और कुछ बुक्स में इसको डाइवोर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप भी कहा जाता है। इसके तीन नाम हैं, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के तीन नाम हैं। या तो इसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, या सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट, या डाइवोर्स ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसकी मीनिंग क्या है? इसके लिए सबसे पहले आपको डेमोक्रेटिक वर्ड को समझना पड़ेगा। व्हाट इज अ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? आप अपने देश को देख लीजिए, डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? डेमोक्रेसी में जनता चुनती है प्रधानमंत्री, मतलब जनता जनरली चुनती है एमपी और एमएलएज को, और एमपीज और एमएलएज जनता के लिए काम करते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? मालिक कौन है देश का? मालिक देश का है, मालिक देश की जनता है, लेकिन जनता काम नहीं करती, जनता द्वारा चुने हुए लोग काम करते हैं। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये सेम पैटर्न कंपनी पे अप्लाई होता है। कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो लोग चुनते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो अपनी अलग अलग कमेटी बनाकर पब्लिक के लिए, मीन्स शेयर होल्डर के लिए काम करती है। इसी को कहा जाता है डाइवोर्स ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। ऑनर्स अलग हैं और मैनेजमेंट अलग है। ऑनर्स मैनेजमेंट को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, और इलेक्ट करने के बाद जो इलेक्टेड पीपल हैं, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है, वो लोग बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ बिजनेस, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। चलो और थोड़ा इजी समझा दें। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्स का हो, वो किसी भी बड़े से बड़े पद पर जा सकता है अगर उसमें एलिजिबिलिटी एबिलिटी है तो। सेम प्रोसेस है ये। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बड़े बड़े लीडर्स को देखा होगा, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स और बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो बहुत मतलब पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन बड़ी पोस्ट पर चले गए, अपनी काबिलियत के बदल बड़े पोस्ट पर चले गए। सेम पैटर्न यहाँ कंपनी में फॉलो होता है। एक शेयर होल्डर जिसमें काबिलियत है, वो एक 10 रुपये का शेयर खरीद कर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन सकता है, 10 रुपये का शेयर खरीद कर भी कंपनी के एक बहुत बड़े पोस्ट पर जा सकता है। तो ये एक, अब आप पूछेंगे कि क्या शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स में कोई अंतर है, डायरेक्टर्स के पास शेयर्स होंगे या नहीं? ये फिर बहुत वाइड स्टडीज़ की बात है, इस पर अपन फिर कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इतना लंबा पोर्शन आपके, इतना डीपर पोर्शन आपके कोर्स में फ़िलहाल नहीं है, जिस पे अपन जाना नहीं चाहते। सिंपल लैंग्वेज में, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है बाय द शेयर होल्डर्स, एंड दैट इज वाई शेयर होल्डर्स आर बेसिकली द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, और वो लोग एक मैनेजमेंट चुनते हैं जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। जो ऑनर है जनरली वो मैनेजमेंट नहीं संभालता, जनरली। अंडरस्टूड? ओके। एंड द लास्ट वन इज कॉमन सील।
कॉमन सील का एग्जाम्पल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन बट इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है बट इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। मीन्स इट कांट मूव, इट कांट ब्रीथ, इट कांट स्पीक। दैट इज वाई in order to run the activities of its own business इसे लिविंग बींग्स की जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत पड़ती है। ओके, उन लोग को ऑथराइज करती है कॉमन सील। जिस व्यक्ति को ऑथराइज किया जाएगा उसे कॉमन सील अपने सिग्नेचर के साथ यूज करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक प्रिंसिपल की सिग्नेचर पर स्कूल की सील न लगे, कॉलेज के प्रिंसिपल पर कॉलेज की सील न लगे, तब तक उस सिग्नेचर की कोई वैलिडिटी नहीं है। प्रिंसिपल की अपनी रेपुटेशन है, लेकिन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी तभी होगी जब स्कूल की सील प्रिंसिपल के सिग्नेचर के साथ लगेगी। वही बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हर डायरेक्टर्स की इम्पॉर्टेंस है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंस तभी होगी जब एक कॉमन सील जो कि रजिस्टर्ड है एज पर कंपनीज एक्ट, वो रजिस्टर्ड कॉमन सील अगर डॉक्यूमेंट पर लगेगी तो ही वो डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। अंडरस्टूड? सो ये बेसिक एक शॉर्ट में आपको समझाया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ बिजनेस या मैनेजमेंट। ओके, so that was a basic introduction of company. Now we are having a discussion of its existence. ये कंपनी जो है आज प्रेजेंट फॉर्म में कैसे आई है। बेसिकली इन इंडिया द वर्ड कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स। वो रॉयल चार्टर लेके आए थे 1600 के आसपास। जो ब्रिटिशर्स आए थे रॉयल चार्टर में 1600 के आसपास, तब ये वर्ड इंडिया में आया 1600 के आसपास। उसके बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक्ट ब्रिटेन में पास हुआ 1850 में। 1855 में इंडिया में भी ये किस फॉर्म में आया। 1860 में भी इसमें चेंजेस करके इंट्रोडक्शन किया गया। बैंकिंग और इंश्योरेंस को इंक्लूड करने के लिए भी इसमें चेंजेस हुए। लेकिन प्रेजेंट फॉर्म ऑफ जो कंपनीज एक्ट है वो एक इम्प्रूवमेंट है कंपनीज एक्ट 1956 का। इंडिया में बेसिकली कंपनीज एक्ट 1956 ही चलता था अगस्त 2013 के पहले। 1956 का जो कंपनीज एक्ट था उसमें लगभग 658 सेक्शंस और 15 शेड्यूल्स थे। बट आफ्टर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 with 29 chapters, 470 sections and 7 schedules, Companies Act 56 has become obsolete. सो बेसिकली हम लोग कंपनीज एक्ट 56 को फॉलो करते आए हैं 2013 तक। उसके बाद कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट हुए। नया कंपनीज एक्ट जो बिल लाया गया, जिसको जो है राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाने के बाद with the signature, with the approval of honorable president, it came into existence, which we tell as Companies Act 2013. Companies Act 2013 आजकल प्रचलन में है इंडिया में, और इसी के बारे में आपके कोर्स में डिस्कशन होना है। ओके, सो दैट वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन कि कंपनी का वर्ड जो है इंडिया में जो आया वो बेसिकली ब्रिटिशर्स के साथ रॉयल चार्टर के साथ आया, रॉयल चार्टर के नाम से आया। फिर इसमें चेंजेज होते गए, कुछ ब्रिटेन में हुए, कुछ इंडिया में चेंजेज हुए। फाइनली जो है 1956 पास हुआ, जो 29 अगस्त 2013 तक ऑपरेटिव था। उसके बाद जो है 2013 का एक्ट अप्लाई है, जिसके बारे में अपने को स्टडी करना है। ओके, नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ सिलेबस। In your syllabus, I told you there are 3 separate portions. One is issue of shares,
सेकेंड वन इज इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, और थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. सो टुडे वी हैव मेड आवर सेल्फ नोन अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी, इट्स मीनिंग, इट्स characteristics, and how the present form of Companies Act came into existence. So in the next class we will have a discussion regarding issue of shares, the theoretical portion of issue of shares, and thereafter in the third class we will have a discussion of practical portion of issue of shares. Thank you. Have a nice day.